नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका तहे दिल स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, राजस्थान से हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो पूरे देश के लिए बड़े चिंताजनक विषय है। जयपुर विस्फोट के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त बरी हो गए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें सजा दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बड़ा चिंताजनक विषय है, जबकि अभियुक्तों के पक्ष में बड़े से बड़े वकील खड़े हुए थे और जयपुर विस्फोट में 71 लोगों मारे गए थे और 185 से ज्यादा घायल हो गए थे उस ब्लास्ट में। लेकिन सबूत के अभाव में इस मामले के संदिग्ध बरी हो गए हैं। इसी गंभीर मामले पर आज चर्चा के लिए हमारा साथ बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अतिथि आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम शर्मा जी। श्याम जी, उदय इंडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी जयपुर में एक वरिष्ठ पत्रकार है और सीनियर कॉलमिस्ट है और पॉलिटिकल इशू को चर्चा करने में आपका बड़ा खास आग्रह रहता है। अलग अलग मीडिया हाउस में आप आए दिन आते रहते हैं। आपको स्वागत है। हमारा साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रताप राव जी है। प्रताप जी बेसिकली दिल्ली में रितम न्यूज का एडिटर है और प्रताप जी लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते उनको पूरे देश में लोग जानते हैं और करीब 20-30 साल के उनके पास अनुभव है। और प्रताप जी, आपको उदय इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और इस विषय को अच्छा रोचक बनाने के लिए आज हमारा साथ रिटायर्ड एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो कि राजस्थान का थे अनिल गोयल जी भी है। अनिल जी, आपको भी उदय इंडिया की इस चर्चा में बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर जी, तो आज का चर्चा हम शुरू करेंगे प्रताप जी से। प्रताप जी, आप हमारा दर्शकों को ये बताइए कि आखिर इतने बड़े कांड अभियुक्त कैसे छूट गए हैं और इसका एक इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लास्ट हुआ, इतने लोग घायल हुए हैं और इतने लोग मरे हैं और इसके बावजूद राज्य सरकार कोई सबूत दे नहीं पाया। जबकि दूसरे पक्ष जो आरोपी थे उनके पक्ष से बहुत सीनियर वकील भी खड़े हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं बात थोड़ा सा उटपटा लगता है। देश भी ये खबर के ऊपर नजर रखा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऐसे कैसे हुआ राजस्थान जैसा राज्य में? क्या मामला है? देखिए, हाँ बिल्कुल दीपक जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने बात कही जी तो मैं उस दिन का दृश्य बताना चाहता हूँ कि किस तरह का दृश्य था। मैं उस दिन मैं ईटीवी का मैं उस समय हेड था, तो मैं बैठा था तो राजस्थान का। अचानक मेरे पास फोन आया जी और फोन ये आता है कि अरे भाई साहब, मेरी गाड़ी के एक छर्रा लगा है, कोई बड़ा धमाका हुआ है बड़ी चौपड़ पे और लग रहा है कि कोई ब्लास्ट हुआ है। तो मैं तुरंत ही मेरे सोर्स लगाए, पता लगा ब्लास्ट हो गए। उसके बाद एक ब्लास्ट होते गए, हम सब भागे, वहां पहुंचे। मैं दृश्य बता रहा हूं, जब हम जी पहुंचे पूरा का पूरा जो आपने देखा होगा वॉल सिटी वैसे ही क्राउडेड रहता है, वहां दुनिया भर के टूरिस्ट रहते हैं। पूरा बाजार, जो जयपुर का जो बाजार जिसे कहते हैं, जिसके लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, जहां को देखने के लिए और जहां से खरीदारी करने, उस पूरे बाजार में अफरा तफरी थी। लोग जहां जगह मिली उधर भाग रहे थे, अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे थे। बिल्कुल ऐसा दृश्य था कि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर हमला हो चुका है, उनको कोई मार रहा है, उनको कोई मार देगा, और इसलिए जहां जिसको जगह मिली उधर भाग रहा था। कोई भी ऐसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ना पुलिस दिखाई दे रही थी, ना कोई नेता दिखाई दे रहा था, ना एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था। सब लोग चित्कार की आवाजें आ रही थी जगह जगह। जो
बम के धमाके के बाद जो चीथड़े उड़ गए थे शवों के, और उनके पास जो खड़े थे, इस पूरी घटना में उस समय सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो चुके थे, और लोग जो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे उस समय भी हालत इतनी खराब थी कि आप देखिए कि 2 घंटे बाद वो जयपुर की जो एकदम भीड़ भाड़ भरी रहने वाली सड़कें खाली हो चुकी थी, सब लोग भाग चुके थे, पूरा इलाका खाली था। किसी नेता और प्रशासन के आदमी की भी हिम्मत नहीं थी कि शायद हो सकता है कि बम फटे और कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। चारों ओर यही था कि आखिर में किसने किया, क्योंकि जयपुर की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत एक इलाका के नाते लोग मानते थे उसको। बम के धमाकों की कोशिश किसी ने नहीं की थी, आपको पता है, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, जहां आतंकी भी कहीं हमला करने से पहले सोचता था कि ये प्रतिकार बड़ा जबरदस्त मिलेगा, इसलिए राजस्थान को आतंकियों ने अपना गढ़ नहीं बनाया, इसको जरूर शहर का जरूर बनाते रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले का शिकार कभी नहीं बनाया था। लेकिन पहली बार हुआ था कि जयपुर में आतंकी बड़ा हमला हुआ था, और वो भी जयपुर के आराध्य चांदपोल हनुमान जी, सांगानेरी गेट हनुमान जी, जो ऐसे जगह थी। और एक बम जो नहीं फटा वो रामचंद्र जी का मंदिर है चांदपोल में, वहां उसके सामने नहीं फटा। तो ऐसी जगहों पे बम रखे गए जानबूझकर। हालत ये थी, मैं इसलिए हालत का ये वर्णन करना चाह रहा हूँ कि जयपुर पूरा दुखी था। जयपुर के लोगों ने उस दिन खाना नहीं खाया। जयपुर के सब लोगों को केवल एक ही चिंता थी कि मेरा कौन बचा है, कौन निकल गया। मेरे ख्याल से शायद जो शहर वॉल सिटी के जो लोग थे, उनमें से तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसका कोई अपना जानने वाला परिवार का कोई ना कोई इसमें घायल या हताहत नहीं हो। यानी कि हर परिवार घायल था, हर व्यक्ति दुखी था, ऐसा माहौल था जयपुर का। अब देखिए कि अब ये जो हाईकोर्ट का निर्णय आता है, हाईकोर्ट कह देता है अचानक जिन लोगों को मृत्युदंड मिलता है, जिन एक्यूज को, और उनको बिल्कुल ही बरी कर देता है। उसके पहले की स्थिति देखिए कि 2019 में जब नवंबर में जब स्पेशल कोर्ट का निर्णय आता है, इनको फांसी दी जाती है। अब हमें देखना होगा कि 19 एक सरकार थी 19 तक, और 19 में स्पेशल कोर्ट में जो एविडेंस दिए गए, उन सब के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने लगभग 11 साल बाद एक जयपुर के लोगों को न्याय दिया और कहा कि ये जो 4 लोग हैं, वैसे तो 5 लोग थे, उनमें से एक नाबालिग होने के कारण 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है और बाकी लोगों के बारे में होती है। लेकिन ये एक जयपुर के लोगों को ये लगा था उस दिन कि कहीं ना कहीं न्याय मिला। जयपुर के सारे अखबार भरे हुए थे उस दिन कि आखिर में बम ब्लास्ट के जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला। घर घर में एक ऐसा खुशी का माहौल था कि आखिर में भले ही 11 साल बाद निर्णय तो हुआ। लेकिन आप देखिए कि सरकार भी बदलती है, साथ में समय भी बदलता है, कोर्ट भी बदलता है और निर्णय बदल जाता है। आखिर में ये क्या होता है कि हम जिस कहते हैं कि एविडेंस बिल्कुल नहीं था, और एविडेंस नहीं था तो आखिर में स्पेशल कोर्ट के जज ने आखिर में मृत्युदंड कैसे दे दिया? ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है। तो यानी कि एक जो बड़ा सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट में जो प्लीडिंग में जो कि राज्य सरकार की ओर से की जाती है उसमें कमी रह गई। यानी कि हाईकोर्ट के जो जजेस ने भी यही कहा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, अब वो बोल रहे हैं। लेकिन मेरे सामने तो बड़ा सवाल है कि आखिर में स्पेशल कोर्ट एक निर्णय देता है, उसको पलटते हुए हाईकोर्ट देरी नहीं करता। पहली बात, पहली सरकार में निर्णय कुछ आता है, सरकार बदलती है तो निर्णय दूसरा हो जाता है। 19 के पहले कुछ सोच होती है, 23 में आते आते बदल जाती है। आखिर में ये सब सवाल खड़े करती है कि आखिर में ये सारी बातें या तो पहले पॉलिटिकल थी या बाद में पॉलिटिकल थी। पहले भी पॉलिटिकल थी तो गलत थी, अगर पॉलिटिकल अब है तो गलत है। अगर किसी न्याय के मामले में भी इस तरह के पॉलिटिकल हस्तक्षेप हैं तो उस पर सवाल उठने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में कौन लोग हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जयपुर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जो लोग इस बम ब्लास्ट के पीड़ित हुए उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके जख्मों को और कुरेद रहे हैं, उनके जख्मों को और घायल कर रहे हैं। आखिर में वो कौन लोग हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। जी, प्रताप जी ने आपने बताया कि आपने बिल्कुल उस समय का जब घटना हुई थी आपने अपना आंखों देखा हालत बताया, और आज 2023 में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे विक्टिम्स या उसके परिवार या जयपुर शहर के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका अनुरूप
फल नहीं हुआ और कहीं न कहीं लगता है जाँच जब हो रहा था, जो सबूत को इकट्ठी करना था, जो सरकार का बेसिकली ज़िम्मेदारी था, वो कहीं न कहीं उसमें चूक हुई है, ऐसा लगता है। हमारा साथ अनिल कोटवाल जी है, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है और उस समय वो शहर में थे, जब ब्लास्ट हुई थी। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई कमी है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से? क्योंकि जो हाई कोर्ट का निर्देश जो आया है, तो वो कहीं न कहीं लोग उस पे सैटिस्फाइड नहीं है अनिल जी। आपको क्या लगता है? एक वरिष्ठ ऑफिसर के नाते आप हमारे दर्शकों को क्या बताएँगे इस घटना के बारे में? मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बहुत ही दुखद और राजस्थान के लिए तो ऐसी क्रूरतम घटना हुई थी, गंभीर घटना हुई थी, जिसमें इतने लोगों का मारा जाना। हुँ, 71 लोग तो मौके पर ही मारे गए थे, उसके बाद कुछ बचे थे, उनकी भी डेथ हुई और 181 घायल हुए। ये घटना है 13 मई 2008 की। तो गर्मी का दिन था, लोग बाग शाम को, दिन में थोड़ा कम निकलते हैं, शाम को बहुत चहलकदमी हुई थी, गहमा-गहमी थी और मार्केट फुल अपने स्विंग के ऊपर था। और वैसे भी चार दीवारी का जो क्षेत्र है, जौहरी बाजार है, त्रिपोलिया बाजार है, चांदपोल बाजार है, इसके अंदर लोग बाग घूमने और उसके परचेजिंग के लिए बाहर इवनिंग वॉक और सभी तरह के गतिविधियों के लिए। और ये उसी समय चुना गया इन लोगों के द्वारा कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा आदमी जो हमारी घटना के अंदर घायल हो, गंभीर हो, मरे हो, ये बिल्कुल जानबूझ के सोची गई चाल के आधार के ऊपर और तो ये इतने तो एक भीड़ भाड़ क्रिमिनल वाले इलाकों एक्टिविटी में। सोची-समझी एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी था, लेकिन एक अधिकारी के नाते आप दर्शकों को ये बताइए कि आज सबूत तो इकट्ठी क्यों नहीं हो पाई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, अब मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा आता हूँ कि ये हुआ जी, 5 थाना इलाकों में अलग-अलग वारदात हुई। मौके के ऊपर जो पहुँचे, जैसा भी है, जैसे भी जो घायल थे या जिनकी डेथ हो गई थी, जिनको उठा के और मोर्चरी पे पहुँचाना, हॉस्पिटल में पहुँचाना, जो वहाँ बाद में साक्ष्य है, उसके बाद में एफआईआर दर्ज करना, तो 5 अलग-अलग थानों के ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध हुई। उसके बाद जब जी, पता लगा कि ये आतंककारी गतिविधि का है, तो इसमें एटीएस को भी शामिल किया गया इन्वेस्टिगेशन के अंदर। फिर इसके अंदर हुँ, एक टीम बनी, टीम के आधार के ऊपर एसआईटी बनी, उसके भी इंचार्ज आईजी रैंक के, डीआईजी रैंक के, एसपी रैंक के और नीचे कई बनाए गए। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे तथ्य एकत्रित हुए, तब तक कोई पता नहीं चला। 4 महीने बाद में बाटला एनकाउंटर होता है दिल्ली के अंदर। वहां जी, पर जी, एक अभियुक्त अपने स्टेटमेंट डिस्क्लोजर रिपोर्ट के आधार के ऊपर कनेक्ट करता है जयपुर की घटना को, तब हमें पता चलता है कि ये घटना के अंदर ये व्यक्ति शामिल थे। तब वहां जी, से इकट्ठा, अच्छा उससे पहले एक जो ही भारत 13 तारीख को एक फैजाबाद से ईमेल के जरिए इंडियन मुजाहिदीन ने ये जिम्मेदारी ली कि ये घटना में हम शामिल हैं। जी, अब आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर नीचे की कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट के अंदर करीब 20,000 पन्नों की एफआईआर कोर्ट के सामने रखी। 10 साल से अधिक का समय उसमें लगा, सबके गवाहों के बयान हुए और उन्होंने अपने, एक तो उन्होंने, जो सेशंस कोर्ट ने खुद ने माना कि मैंने अपने फैसले में लिखा उन्होंने कि मैंने इस क्रूरतम हत्या करने, आतंककारी गतिविधि फैलाने और ये मानवता के विरुद्ध एक अपराध है और इससे बड़ा क्रूरतम अपराध कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए इसमें फांसी की सजा के अलावा और कोई इसके अंदर निर्णय हो नहीं सकता। उन्होंने अपना डिटेल उसके अंदर फैसला लिखा और उन्होंने इनमें 4 को फांसी की और एक जो नाबालिग था उसको किशोर न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ये निर्णय दिया। अब आप देखिए, जैसा कि अभी प्रताप राव साहब ने कहा, क्या हमारी चूक होती है? हमारी पुलिस, हमारा अभियोजन, हमारी जो एजेंसी है, उन्होंने शुक्रिया। अब शुरू होता है खेल। बाहर से जी, बड़े-बड़े इंडिया के जो टॉप जो वकील हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट जी, करके इसके अंदर छोटी-छोटी बारीक कमियां निकालने की कोशिश करते हैं और अपना प्रेजेंटेशन हाई कोर्ट के समक्ष रखते हैं। न्यायालय के द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार के ऊपर उसमें यह भी कहा गया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के हत्यारों को जिस परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार के ऊपर
मृत्यु दंड दिया गया था, मैंने उसी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर मृत्यु दंड दिया है। ऐसा उनका जी, सेशंस जज का अपना उसमें निर्णय के अंदर लिखा है, उन्होंने वृत्तांत दिया है। अब आप जी, देखिए तो वहां पर जब होते हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष है, सिर्फ एक लेडी पीपी जो रेखा मतदानी थी है, वो अकेली उसके डील करती रही। उसके अलावा जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कोई भी उसमें नहीं लगा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के संबंध में जो हाईकोर्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन कैरीज कर रहा है, उसके जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिए, बिल्कुल लाइटली लिया और ये मान के चलिए कि बिल्कुल उदासीन हो गए। आप देखिए जी, वहां पुलिस की एजेंसी है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, एजी बैठते हैं, डबल एजी बैठते हैं और जहां एक जिसके अंदर जी जान लगा देना चाहिए कि नीचे की कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार के ऊपर ये जो फांसी की सजा दी है, उसको रिटेन करने के लिए, उसको रखने के लिए हाई कोर्ट में पुख्ता पैरवी करनी चाहिए थी, हुआ उल्टा। पुख्ता जी, पैरवी नहीं हुई और उन्होंने कुछ तथ्य, और हमारे यहाँ तो देखो एक पीपी और उनके पास में इंडिया के टॉप मोस्ट वकील वहां आए, एक नहीं 10-10, जिनकी लाखों रुपए फीस है एक एक दिन की, एक एक घंटे की। उन्होंने इन अभियुक्तों की पैरवी करके कुछ पॉइंट्स निकाले। मैं आपके सामने पॉइंट्स हाईकोर्ट के जो उन्होंने रखे हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ, जेल के अंदर अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन है, तो मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि उस समय पुलिस का अधिकारी भी मौजूद था, तो ये एक दूषित आइडेंटिफिकेशन उन्होंने पॉइंट आउट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो फैजाबाद से ईमेल हुआ था जिसमें जिम्मेदारी ली है मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन जी, ने, उसके बयान जी, नहीं कराए। आप ये हुँ, देखिए कि ये कुछ चीजें ऐसी उन्होंने पॉइंट आउट करके न्यायालय के समक्ष, और उसमें ये कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ने के लिए और अभियुक्तों को एक मौका मिला है और भावना के आधार के ऊपर हम कोई फैसला उसकी जो नीचे वाली अदालत ने दिया है उसको नहीं रख सकते। अब आप देखिए कि लोगों के जो जो भावनाएं जुड़ी हुई थी, जो पीड़ित परिवार थे, जो जिनके मर गए, जिनके बच्चे आज भी बेघर हैं, और तो अनिल जी ये आप यही मान ऐसा रहे हैं कि अनिल जी आप यही मान रहे हैं कि पूरा का पूरा हाईकोर्ट जिस तरह से तथ्य मांग रहा था, सरकार उसको देने में असफल रहा, आप यही कहना चाहते हैं, कहीं न कहीं कमी ये है, बिल्कुल यही मानना फेल्योर चाहते हैं ना आप? फेल्योर नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली फांसी की सजा, उसके बाद में इन्होंने किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ओके, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार व्यक्ति आने चाहिए थे। क्या सरकार के द्वारा कोई अपॉइंट नहीं किया गया? अपॉइंट करते तो जी, उनका नाम, हमने तो ये कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिस प्रकार जिम्मेदार अधिकारी है, एक जांच इसके अंदर बनाई जाकर जो जी, जी, दोषी है जी। उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अपील करके सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने के लिए सरकार को आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। श्याम जी, आपने सुना प्रताप जी ने भी बताया पूरा घटना के बारे में और अनिल जी ने भी एक वरिष्ठ अफ़सर के नाते जिस तरह से अ अ, बातें बताई उन्होंने वो बड़ा चिंताजनक विषय है, बड़ा गंभीर बात है कि क्या बात है कि इतने सारे सीनियर वकील उनको बचाने में जो अभियुक्तों को बचाने में लगे हुए हैं। इतने सारे पैसा कौन उनके लिए खर्चा कर रहा था? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इन सबको बचाने के पीछे कोई संगठन जैसे पीएफआई जैसा कोई संगठन भी काम कर रहा है? और दूसरा जिन्होंने जिम्मेदारी लिया था, उनको क्यों नहीं पूछा गया, जो संगठन मुजाहिदीन का नाम आया? और क्या लग रहा है आपको? ये तो एक मतलब पूरा पता चल रहा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। श्याम जी आपको क्या लग रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? दीपक जी, ये बात सही है कि जिस तरह का गंभीर मामला था, वो गंभीरता सरकार ने नहीं रखी और जी, गंभीरता रखी गई होती तो देखिएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं अनिल शर्मा जी, जिन्होंने इसको फैसला दिया था और फैसला जी, देने के बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग सरकार से करने लगे थे। वो हमारे यहाँ मानसरोवर में रहते हैं, जहाँ मैं बड़ी करीब में रहते, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लोग आते हैं और कहते हैं कि मार देंगे, कर देंगे, तो उसके बाद इनकी गार्ड हटा ली थी, फिर गार्ड लगाई थी वापस से। तो देखिए जी, लापरवाही तो देखिए शुरू से हो रही थी। जो व्यक्ति फांसी की सजा देता है, जो बम बम धमाके जो जयपुर में हुए थे, उसकी अगर आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लापरवाही आप भी कर रहे हो, तो आप देखिएगा हाई कोर्ट में जिस प्रकार के तथ्य रखे गए
और जो जजों ने पूछा वो तथ्य दे ही नहीं पाए। देखिए वो कह रहे कि देखिए जो बम धमाकों में साइकिल काम में ली गई थी उनके नंबर अलग थे और बिल अलग थे, दोनों में डिफरेंस दिखाया। और जो ये बस ही जो परेड कराते हैं, जो शनाख्त के लिए परेड कराते हैं, दोनों जज साहब भी गए थे और पुलिस अधिकारी भी गए थे, तो उसको गैर कानूनी मान लिया हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलता। अब देखिएगा ये बम धमाके करने के बाद चारों लोग देखिए 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में ये बम रखते हैं और फिर ये शताब्दी से दिल्ली चले जाते हैं, ये उसमें तथ्य में कहा है। लेकिन हमारे जब जांच अधिकारी वहां हाईकोर्ट में पेश हुए तो वो टिकट पेश नहीं कर पाए उनके, ना वो कर पाए। जो जो कमियां हैं हाईकोर्ट ने बहुत बारीकी चीज निकाली, जिसका हमको परिणाम ये भोगना पड़ा कि हमारे यहाँ फांसी की सजा हुई उसको बरी कर दिया गया। और हाईकोर्ट ने अब ये कहा है कि ये 15 साल जेल में रहे तो इनको मुआवजा दो। देखिएगा तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर सरकार के ऊपर कुछ लगता है। अब देखिएगा इसमें जो जब आईजी हुआ करते थे लक्ष्मण मीणा, कोटवाल जी आपको पता है लक्ष्मण मीणा आज क्या है? निर्दलीय विधायक है बस्ती से, और विधायक होने के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं, वो समर्थन करते हैं। अगर आईपीएस अधिकारी जो था वो अब राजनीति में आ गया और राजनीति के बाद मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करता है, तो वो ये और देखिए जब एडीजी जो थे एके जैन साहब थे, वो रिटायर हो गए, वो भी थे। इसके अलावा पन्नू स्वामी थे जो कि जेल में रह के, प्रताप जी को पता है। इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि जो ध्यान से देखिए 4 बजे तक तो यही पता ही नहीं लगा किसने किया कुछ किया। कोई हमारी जयपुर पुलिस तो बैठ गई थी शांत होकर के, बम धमाके हो गए, 71 मर गए, 185 घायल हो गए, सारा अस्त व्यस्त हो गया था। मैं भी उस रिपोर्टिंग में था, 1 बजे रात को 1 बजे तक हमने खबरें भेजी थी, प्रताप जी को पता है। हम भी देख रहे थे हुआ क्या, पहली बार जयपुर में। और वसुंधरा जी भी कहीं बाहर थी तो बाद में आई थी जयपुर, उन्होंने भी कहा हो क्या रहा है, हो क्या गया एकदम से। कोई हम जयपुर जैसे शांत इलाके में एक साथ 8 बम धमाके हो, देखिए, और एफआईआर भी 2 जगह दर्ज की, 8 एफआईआर दर्ज हुई, क्लब नहीं कर पाए। देखिए जिस प्रकार से अब मुख्यमंत्री जी ने किया किया समीक्षा कर रहे हैं, अब हाई सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जो डबल एजी है यादव उसको हटाने की कार्रवाई करिए। अब बताइए इतना गंभीर मामला। देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम तो भूल ही गए थे राजस्थान में जो राजनीतिक का अंदर बीच में क्या क्या चला आपको पता है। हमने तो वकील बुलाए दिल्ली से, और देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली से बुला लिया वकील, लेकिन हमारे यहाँ पर और जो वहां के देखिए जो अभियुक्त हैं पैसे वाले भी हैं और उनका समाज पूरी तरीके से सहयोग कर रहा था। इतने बड़े वकील आए और हमारे यहाँ डबल एजी कर रहा था, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था। उसको पूछा कि भाई क्या है क्या है, वो जवाब नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस मामले में जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग भी देखते हैं और विधि विभाग देखते हैं, शांति धारीवाल, दोनों को इसकी समीक्षा बार बार करनी चाहिए कि जहां फांसी का फैसला हो गया है और हाईकोर्ट की डबल बेंच है, भंडारी जी और जैन साहब जिन्होंने दिया है फैसला, उन्होंने कहा कि हम लोअर कोर्ट को नहीं मानते क्योंकि लोअर कोर्ट कुछ भी कह सकता है। हमने तथ्य देखे, सारी चीजें देखी, हमको कुछ मिला ही नहीं। जिस आधार पर फांसी की सजा दी गई उन्होंने तथ्यों को गलत मान लिया। जब बताइए कि इस तरह के जो देखेगा इसमें जो 13 आरोपी थे, 5 तो ये हुए, उसके बाद 1270 गवाह हमने पेश किए, उनकी तरफ से गवाह कम पेश हुए, उनके 24 ही, बचाव पक्ष की तरफ से 24 गवाह पेश हुए और 800 पेज की कहना है कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, उस पे कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके चलते जानबूझ के इस मामले को गंभीरता से राज्य सरकार नहीं लिया है, ये बात कह रहे हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि आप अभी भी इतने गंभीर नहीं हो कि इतना बड़ा मामला हो गया, आपके जो लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी और आप अब देखो वो बरी कर दिया गया, अभी भी आप उस तरह से एक दिन मुख्यमंत्री जी बैठ करके समीक्षा करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब राहुल गांधी के लिए 3 बार जाते हैं, वो देखिए अभी कल ही जाके आए वो लोअर कोर्ट, और अभी तो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए वो जाके आने के बाद। तो देखिएगा राजस्थान में जिस तरह की घटना घटी होने के बावजूद भी राज्य सरकार अभी भी सीरियस नहीं है कि उस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है राज्य सरकार। प्रताप जी आप ये बताइए, श्याम जी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार ने सबूत नहीं इकट्ठी कर पाए, ट्रेन का टिकट नहीं जुगाड़ कर पाए उन्होंने, और घटना बरी होने के बाद भी सबूत नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट ने बरी किया, उसके बाद भी
चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली में हफ्ता में जरूरत पड़े तो 5 दिन आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कैसे लिया जाएगा उसके लिए सरकार सीरियस नहीं है। तो प्रताप जी, आपको क्या लग रहा है, आप भी उसी तरह से देखते हैं क्या कि कहीं ना कहीं राजस्थान में आगे असेंबली इलेक्शन आने वाला है और इस घटना का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए भी राज्य सरकार इस तरह से कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रहा है, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए? आप भी ऐसे सोचते हैं क्या प्रताप जी? देखिए दीपक जी, बात यह है कि अशोक जी दिल्ली से शासन करें या जयपुर से, राजस्थान की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे लगता है कि वो आना जाना बंद करके अगर मान लो राहुल गांधी के पास से ही अगर शासन चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शासन चलना चाहिए, राजस्थान की जनता को चाहिए शासन चले। लेकिन यहाँ ये साफ तौर पे नजर आता है जब अलवर में एक गोकशी के मामले में पहलू आवाज की मामले में जब लोअर कोर्ट उस मामले में लोअर कोर्ट जब बरी कर देती है उन लोगों को ये कहकर कि कोई सबूत नहीं है, और पहलू कहाँ की मौत जो है वो आकस्मिक मौत थी, वो हृदय गति के रुक जाने से मौत थी, वो किसी लिंचिंग का परिणाम नहीं थी, तो हाय तौबा मच जाती है इस राज्य सरकार के मामले में। और सरकार हाय तौबा मचा के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके कहती है कि हाईकोर्ट में जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब जयपुर के इतने 71 लोग मारे जाते हैं, लगभग कम से कम 200 लोग घायल होते हैं, पूरा जयपुर चित्कार उठता है, ऐसे मामले में जब हाईकोर्ट का मामला आता है राज्य सरकार चुप बैठी रहती है। आखिर में कौन क्यों? तो श्याम जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की बात वो साफ तौर पे नजर आती है। उनको पता है कि हिंदुओं का वोट बैंक इकट्ठा नहीं है, उनको ये पता है साफ तौर। उनको लगता है कि जयपुर में जो मुस्लिम है उनका वोट बैंक वो कांग्रेस का वोट बैंक है, उनको इंटैक्ट रखना है। देखिए, क्योंकि जयपुर की घटना है, जयपुर का आम नागरिक सीधा जुड़ा हुआ है, जयपुर के आम आदमी के दिल में चित्कार है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात की जमायत उलमा जैसे जो मुस्लिम संगठन है इस निर्णय को आने के बाद वो बधाइयां देते हैं, तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि आखिर में क्या है। क्योंकि सबको मालूम है, या तो मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ये कहती ये जो घटना है ये बिल्कुल झूठी है, 71 लोग कोई नहीं मारे गए, कोई बम नहीं फटा था, कोई लोग घायल नहीं हुए थे, जयपुर में तो ये ऐसे ही बवाल हो गया था, ये तो एक फिल्म की स्टोरी थी, ये तो एक शूटिंग थी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। राज्य सरकार बोले ये तो क्या कुछ नहीं हुआ था? आखिर ये राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाई। मेरे को एक और दूसरे एक बहुत बड़ा कष्ट इस बात को लेकर है कि आखिर जुडिशरी कहते हैं उसके प्रति पूरा सम्मान है, क्या जुडिशरी ने खुद की आंखों से नहीं देखा था कि जयपुर में उस दिन क्या दशा हुई थी? जयपुर के लोग महीनों तक चित्कारते रहे थे और सालों तक उन घरों में रो रो कर और रोने की और चीखने की आवाजें आती थी। लोग अपनों को बिछड़ने का गम जो है वो वर्षों तक नहीं भुला पाए थे। आज भी उन घरों में वैसे के वैसे हरे पड़े हुए हैं। क्या कोर्ट को नहीं पता था? क्या कोर्ट को निर्णय करते समय इस बात को और नहीं कहें तो बिना सबूत का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है ना, ये भी तो उनकी मजबूरी है ना। कोर्ट क्या करेगा? अगर सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? देखिए, ये माना गया कि कोर्ट के सामने सबूत नहीं थे, लेकिन क्या ये कोर्ट को ये भी करना चाहिए था कि आखिर में घटना नहीं हुई, केवल उन्होंने ये उनको और भी आगे निर्णय देना चाहिए था। मैंने मुझे इस बात पर बड़ा दुख है कि एक क्लियर कट एक निर्णय से, एक लोअर कोर्ट के निर्णय का आखिर में या तो लोअर कोर्ट के जो जज हैं उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ की, उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उन्होंने बिना सबूतों के निर्णय दे दिया। आखिर में जयपुर के लोगों को बरगलाया गया है, उकसाया गया है इस निर्णय के माध्यम से। इस तरह की बात भी आनी चाहिए थी। क्या कहीं कोई किसी लोअर कोर्ट के जज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर जिम्मेदारी है तो उसके मामले में भी हाईकोर्ट को बोलना चाहिए था। देखिए, मैं इस मामले में मानता हूं कि राज्य सरकार तो हम जानते हैं कि किस तरह से तुष्टीकरण का काम कर रही है। अलवर के मामले में, पहलू कहां के मामले में एक होती है और जयपुर के ब्लास्ट के मामले में दूसरे तरह का रुख लेती है। लेकिन मुझे दूसरी बात लगती है कि सेंसिटिव होकर कोर्ट्स को भी सोचना चाहिए ऐसे मामलों में। आखिर में बहुत बड़ा सेंसिटिव निर्णय था। हम जब कोई नेता की मौत हो जाती है तो कोर्ट से लेकर सब बहुत सेंसिटिव निर्णय देते हैं, लेकिन जब इस तरह के आम नागरिकों के मामला आता है जहां चित्कार आम नागरिकों के दिल से उठी हुई है, वहां कोर्ट भी क्यों इतना असंवेदनशील होकर निर्णय देता है? आखिर में
उसको और जांच के लिए कह सकता था, और आगे बढ़ा सकता था, वो और टिप्पणी कर सकता था, और ऐसी कई बातें हैं। लेकिन एक क्लियर कट ये एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार में तो कमी है, लेकिन संवेदनशीलता की भी कहीं ना कहीं कमी है। और जयपुर के लोगों की दिल की बात, जयपुर के लोगों के मन की बात, जयपुर के लोगों की चित्कार कहीं कोई न्यायाधिपति या कोई न्यायालय नहीं सुन रहा है। जयपुर के लोगों में आज जो दर्द है, जयपुर का बच्चा बच्चा जो उस घटना से जुड़ा हुआ है, वो आज जो रो रहा है, उसको लेकर कहीं भी संवेदनशीलता ना न्यायालय में, ना सरकार में है, ना इन बड़े लोगों में है जिनको ये बात निर्णय करनी है। ठीक है प्रताप जी, मैं श्याम जी से ये जानना चाहूंगा कि ये है ही बड़ा ऐसा एटीट्यूड सरकार ने दिखाया, और जिसमें लोगों की सिक्योरिटी, आम जनता की सिक्योरिटी, उनकी जीवन की बात है। और ऐसे स्थिति में क्योंकि इलेक्शन आने वाला है श्याम जी, तो ये कोर्ट का डिसीजन के बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी या अदर जो रीजनल पार्टीज है, उनका रुख कैसा रहा? हाउ दे आर रिएक्टिंग आफ्टर द कोर्ट जजमेंट? देखिए दीपक जी, हमारे यहाँ सचिन पायलट ने ही सवाल उठाए सरकार की इस जांच पर। उन्होंने कहा कि इस तरह का कैसे हो सकता है। तो सचिन पायलट तो खुद इन्हीं की पार्टी के हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है। अगर वो सवाल उठाते तो बाकी तो सवाल उठाना लाजमी भी है। ये हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है और डीजीपी को कहा है कि जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी फड़बड़ी पाई गई है, इस पर जांच की जानी चाहिए। मतलब जिस जज ने दिया था उसकी जांच करने की भी आदेश दे दिए हाईकोर्ट ने। तो अब देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई है, हम सरकार की लापरवाही का इतना बड़ा नतीजा हमको देखना पड़ेगा पूरे देश में। हम जिस तरह से कहा कि चलो हम किसी तरह से भी बरसों बाद हम फांसी की सजा तक पहुंच पाए थे, और उसके बाद हाईकोर्ट ने तो सजा को तो देखिए उम्र कैद करता कुछ करता, उनको बरी कर देना, ये कितना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि देखिए जुडिशियल लोअर कोर्ट को बिल्कुल माना ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने तो कुछ जो कुछ किया हम मानते ही नहीं उसको। और देखिए और इस घटना के बाद भाजपा एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसका रुख कैसा रहा? मैं वो आपसे पूछा। देखिएगा, प्रभारी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों ने कहा कि इसमें लापरवाही हुई है और इसको तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अभी देखिए कोर कमेटी की बैठक हुई थी बीजेपी मुख्यालय में, सबने कहा, वसुंधरा जी ने खुद ने कहा कि मैंने चीख पुकार सब कुछ देखा, सारी चीज बयानबाजी आई। मुख्यमंत्री जी की तरह एक दिन समीक्षा बैठक हुई, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जा क्यों नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिएगा है तो मामला पेचीदा, क्योंकि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए आपको कम से कम तथ्य लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास है नहीं। बहुत सारी चीजें जो हाई कोर्ट ने उजागर की है, आप देखिए उस उजागर को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर लापरवाही तो उन जांच अधिकारियों की जो इतने दिन तक जांच कर रहे थे। अब आपके विधायक भी बन गए, सौरभ श्रीवास्तव तो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में रहे, बहुत सारे मुख्य, महेंद्र चौधरी वौधरी जितने हैं सारे जो अधिकारी थे वो आज भी हैं। उनसे पूछो भाई आपने तथ्य क्यों नहीं जुटाए? एटीएस बनाई थी इसके लिए स्पेशल तौर पर, और कहा था, अब दिल्ली से भी हमारे सहयोग मिला था। हम तो बाटला वाले कांड में यदि उजागर नहीं होता तो पता ही नहीं पड़ता कि बम धमाके कौन कर गया क्या नहीं करा। तो जिस तरह से हम तो देखिए बम को, अब देखिए पुलिस के पास क्या सुविधा है, डंडे से बम देखते हैं। अब देखिए अगर हम इतने आधुनिक जमाने में भी, उस जमाने में देखा था बम ढूंढ रहे थे तो डंडे से, पुलिस डंडे से बम ढूंढ रही थी। अब देखिए हम कितने लाचार, और देखिए वो साइकिल में करके चले गए और साइकिल बदल गई, पता नहीं नंबर दूसरे, बिल दूसरे। ये कम से कम जो जांच अधिकारी पेश करने जा रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा रहा है, तो देख तो लेता है कि भाई हमने जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किए थे ये नंबर वही थे नहीं थे। एडवोकेट जनरल का क्या रुख रहा है? वो व्हाई, व्हाट वाज दीपक जी, एडवोकेट जनरल तो पेश ही नहीं हुआ, डबल एजी पेश हुआ, यादव, जिसको बाद में ध्यान है मुख्यमंत्री जी को, इसको तो हटाओ, इसको अभी हटाया है थोड़े दिन पहले। अब हटाया क्यों? मुकदमा दर्ज करो उसके खिलाफ। भाई तुम कर क्या रहे थे? इतने दिन आपसे पूछा जा रहा था कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आप कम से कम सरकार में कहते तो सही कि सारी चीजें। इसका मतलब फिर क्या होता है? आप दिखेगा कि कांग्रेस की सरकार हो, और देखिए घटना तो हुई थी बीजेपी की सरकार में, और उसके बाद अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जैसे होता रहता है चलता रहेगा, क्योंकि हो सकता है उम्र कैद कर दे, फांसी की सजा को बरी कर दे। बरी होने के बाद एकदम से हंगामा हुआ कि हुआ क्या ये?
और होने के बाद अब भी कोई इतना, क्योंकि जिस तरह से तथ्य जो हाईकोर्ट ने दिए हैं आप हम देखेंगे। और देखिए जो प्रताप जी कह रहे थे, ये बात सही है कि जिस प्रकार से जो हमारे सलीम इंजीनियर है, उपाध्यक्ष है जमाते इस्लामिक हिंदू के, उन्होंने बाकायदा स्वागत भी किया है, सब कुछ किया। आप देखिएगा इतनी घटना होने के बाद यदि शर्मनाक कोई बात स्वागत है कर, कि ऐसे तो घटना के बाद ये स्वागत कर रहे हैं। बड़ी तो गजब आप बात। देखिएगा, आप और हम देखिए कि मैं तो और प्रताप राव और अनिल जी तो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह है कि किस तरह की घटना घटी थी और किस तरह का, देखिए खून की कमी पड़ गई थी बहुत सारे। देखिए आज समय एसएमएस का हाल देखते बिल्कुल तो बिल्कुल। बेचैन स्थिति होती थी, कभी कोई आ रहा था कोई क्या आ रहा था। जब जो 3-4 दिन तक तो जयपुर ऐसा हो गया था पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए कहा जा बिल्कुल सकता है जिस प्रकार की घटना के बाद हम तो सोच रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने न्याय किया और हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से बरी कर दिया, और खंडपीठ ने किया है, सिंगल पीठ ने नहीं किया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये गंभीरता तो बहुत है कि न्यायपालिका भी किस प्रकार से, लोअर पालिका में क्या होता है। अब देखिए अब क्या होता है, तो अभी खुद आप बता दीजिए कि आपकी लोअर बिल्कुल पालिका ने तथ्यों को सही तरीके से पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने तो इंदिरा जी और राजीव जी की जैसे हुआ वैसे उस आधार पर मानते हुए मैंने फांसी दे दी। अब देखिएगा उसको हाईकोर्ट ने माना नहीं, हाईकोर्ट ने ठीक तथ्य है। सामने दिखाए और तारीख। अब गंभीर मुद्दा तो ये हो रहा है मुख्यमंत्री जी इसमें केवल निर्णय तो कर चुके हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रहे, मना कौन कर रहा है। यहाँ पैसों की जी, कमी नहीं है इस तो मामले ये में बात तत्काल प्रताप जी से थोड़ा जानना चाहेंगे नहीं प्रताप जी। पहलू नहीं पहलुखा हाँ, वाले मामले में, पहलुखा वाले मामले में तत्काल गए और सब कुछ तत्काल किया। गए। अब क्यों नहीं जा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। एक देखिए प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है, फिर सवाल खड़ा होने के साथ साथ फिर आपको जवाब भी देना पड़ेगा जनता को कि भाई इतने लोग मरे, सब कुछ हुआ, फिर ये अधिकारी जो पुराने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो करो। अब तो आपका एमएलए है वो तो बस्ती से निर्दलीय विधायक है और आपको सपोर्ट भी कर रहा है, तो उनसे पूछो ना ऐसा क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, ये सब चीजें तथ्य क्यों नहीं जुटाए आपने। जी, तो प्रताप जी जी आप ये बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी बार बार मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता है कि मोदी जी जो है इस देश को बर्बाद कर दिए हैं, देश की इमेज को खराब कर दिए हैं। मोदी जी ने के इमेज के बारे में लंदन में जाके बोले, कैम्ब्रिज में बोले, ऐसा ऐसा देश बर्बाद हो गया, आम जनता दुखी है। और यहाँ पर कांग्रेस का सरकार है राजस्थान में, जहां पर आम जनता प्राण दिया है, आम जनता सफर किया है, लेकिन यहाँ के लिए अभी तक कोई ना राहुल गांधी का कोई बयान आया, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। जबकि गहलोत जी, जब भी राहुल गांधी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गहलोत साहब उनके साथ बैठे हुए कांग्रेस हेडक्वार्टर में दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना हो गई और वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए आजकल गडकरी जी इतना बढ़िया रास्ता बना दिया, रोड में भी आएंगे तो भी 2.5 घंटा में दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन उस पे सीरियस नहीं हो रहे हैं। प्रताप जी क्या बात है। दीपक जी, मैंने क्योंकि आज ये बात चल रही है तो मुझे एक घटना याद आ रही है। वो मैं जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ तो हम अपनी ओबी वैन लेके, जो सांगानेरी गेट हनुमान जी का मंदिर है वहां बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तो जी वहां ले जाके खड़े थे। तो मैं खुद जी खड़ा था, देखा कि वहां ब्लास्ट के कारण 2-3 लाशों के चिथड़े उड़े थे, अलग अलग मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। मान पूरी ओर सड़क खाली हो चुकी थी, पूरा चारों ओर ब्लास्ट के निशानों के अलावा कुछ नहीं था। और कोई ना नेता था, ना कोई पुलिस थी, ना कोई नहीं था। ऐसे में इतनी देर में उस समय वहां के राज्यपाल एसके सिंह वहां आते हैं, तो मैंने उनको रोका और रोक के उन्होंने लाइव में लिया। लाइव में मैंने कहा ये घटना हुई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो उन्होंने एक जो बात की थी मैं वो याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि ये देश जो है, ये जो प्रदेश है राजस्थान, वो महाराणा प्रताप का प्रदेश है और मीरा का प्रदेश है। मीरा की तरह हम भक्ति और प्यार भी करते हैं, तो महाराणा प्रताप की तरह दुश्मनों को खात्मा भी करते हैं। और उन्होंने जो लाइन बोली थी वही, खून का बदला खून से देंगे, ये बात उन्होंने लाइव में बोली थी। वो जो एसके सिंह है, वो कनिष्क जो उनका पुत्र है, वो राहुल गांधी के सहयोगी हैं। देखिए, राहुल गांधी के सहयोगी के पिता खून का बदला खून की बात बोल के जाते हैं 2008 को 13 तारीख को, और जो उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, और जयपुर के पीड़ित लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा और उनके दिल में जो बात थी उसका ही खून कर देते हैं। ये देखिए कि कहां
मैंने जब एसके सिंह ने तो कहा था कि वो दुश्मनों का खून करेंगे, एसके सिंह ने जी कहा था आतंकियों का खून करेंगे, एसके सिंह ने कहा था हमलावरों का खून करेंगे, और इन्होंने तो जयपुर की जनता के अरमानों का ही खून कर दिया। तो ये साफ जी तौर पे जाहिर है कि आखिर में उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे इतना, देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, जी निश्चित तौर पे कांग्रेस नेताओं को जनता की कतई जरूरत नहीं है। जनता के जी कारण कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, जनता के कारण टिकी नहीं है। केवल बिल्कुल राहुल गांधी, गांधी परिवार, अगर गांधी बिल्कुल परिवार है तो कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए कि बिल्कुल सारे के सारे नेता वो एक ही तरह से लगे हुए हैं कि अगर राहुल गांधी के थोड़ा सा भी बाल बांका हो जाए, कोई कुछ कह दे, तो पूरी की पूरी पार्टी राहुल गांधी करती है। बाकी जनता जी चाहे भाड़ में चाहे मरे, या जनता के साथ जो हो, और उसमें जी वो भी शामिल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साफ तो कि नरेंद्र मोदी का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी का दिल देश की जनता के लिए धड़कता है, और इनका जो दिल है कांग्रेस के नेताओं का, केवल गांधी गांधी बोलता है। इसलिए दोनों में जी बहुत जी बड़ा अंतर है। जी, जी। अब समय हो गया है। अनिल जी, आपसे खाली 1 मिनट में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना हमारा दोनों वरिष्ठ पत्रकार कैसे बताए कि जिस तरह से हुआ, आपने भी बताया कि इस तरह से घटना हुई थी और जो कोर्ट की जजमेंट आया, उससे सुनने के बाद हर कोई आदमी जो है स्वभावतः वो दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया? सरकार इतना इस तरह से इनसेंसिटिव कैसे बन सकता है? लेकिन मैं आपसे अनिल जी ये जानना चाहूँगा, मान लिया राज्य सरकार ने अपना काम नहीं किया, क्या पुलिस अपना जितना सबूत इकट्ठी किया होगा, पुलिस अपना काम जो करना चाहिए उस समय, आज एक वरिष्ठ अधिकारी के नाते, आईपीएस अफसर होने के नाते आपको क्या लगता है, पुलिस ने अपना काम ठीक से किया है? अनिल जी। हाँ, ये देखिए बहुत बड़ा और सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आदमी जी, होता है, कोई भी आईओ अनुसंधान अधिकारी होता है, वो अपनी जी जान से इसके अंदर कोशिश के अंदर जुड़ता है। कई दफे तथ्य मौके से छूट जाते हैं, या वहां जी, मौके पे नहीं मिलते हैं, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन कई जी, दफे होता यह है कि हम जो तथ्य सामने थे, हमने उनको जी, न्यायालय के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। वहां जैसे जी, आइडेंटिफिकेशन की परेड के मामले में जैसे न्यायालय ने क्वेश्चन किया होगा, तो मैं अजम्पशन करता हूं, मैंने पढ़ा नहीं। भाई पुलिस जी, बाहर तक तो जाती ही है, आईओ बाहर तक जाता है, अंदर नहीं जाता है आइडेंटिफिकेशन के समय। तो ये न्यायालय जी। के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं ले लापरवाही रही। और ये अभियोजन पक्ष है, ये लॉ डिपार्टमेंट है, इसको जी, देखना चाहिए था, तो गंभीरता से लिया नहीं है इन्होंने। चूंकि जी। एक एक जगह फांसी की सजा हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तथ्य तो अनिल थे जी, आप ये कि मैं भाई ये। आपसे ये पूछ अनिल जी, मैंने आपसे ये पूछा, सीधा-सीधा अब आप जवाब दीजिए कि इसमें पुलिस का भी चूक हुई है क्या? जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस की चूक हुई है। जैसे एक अच्छा, जहां से इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली फैजाबाद से ईमेल करके एडीजी को और यहाँ की एजेंसी को बताने के लिए कि हाँ, हमने ये हमारी जिम्मेदारी है, उस तथ्य को फाइल के ऊपर लाए नहीं और उनके बयान नहीं कराए। फाइल पे तो आए हैं, लेकिन बयान नहीं हुँ। हुए। अब वो किस कारण से नहीं हुए, ये एक जांच का विषय है। तो क्या तो उस पुलिस के अधिकारी ने ऊपर भी दबाव जानबूझकर। था सरकार, आप ये भी म मान रहे हैं कि सरकारी पुलिस के हाँ, ऊपर हाँ, भी क्या कहीं न कहीं दबाव जानबूझकर था? नहीं लिए, या जानबूझकर नहीं लिए, या ठीक है, डेलिबरेटली छोड़ दिए, या कुछ टेक्निकल उसके अंदर लेकुना था, इसलिए उसके अंदर अभियोजन पक्ष के ठीक है, ने ठीक है। उसको चार्जशीट में प्रस्तुत नहीं किया। ये कुछ चीजें हैं, जांच का विषय है। वैसे मेरा ये जी, मानना है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी जी जान लगा देता है यहाँ तक पहुंचाने, और उसी आधार के ऊपर फांसी की सजा भी हुई है। और ये उच्च न्यायालय के अंदर अभियोजन पक्ष, गृह विभाग, लॉ डिपार्टमेंट अपने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया। ये जानबूझकर हुआ, या लापरवाही की है कि वहां वो पेश नहीं जी, हुए। एक जी। एज ठीक डबल एजी के लिए तो है कि 48 बार जो जिम्मेदार अधिकारी हो, 48 उसमें गया ही नहीं वहां पर। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, समय हो गया है। मैं प्रताप जी से भी 1 मिनट में अपना बात कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा, और श्याम जी से। प्रताप जी, आप बताइए कि आगे इस घटना को लेके आप कितना उम्मीद रखते हैं कि क्या इस घटना का न्याय मिलेगा राजस्थान के लोगों को, जनता को? देखिए दीपक जी, हाई देखिए कोर्ट में। अच्छा।
प्रताप जी पहले बोल दीजिए। सर बोल दीजिए। बाकी बात यह है कि देखिए, जहां तक न्याय की बात है, तो जी मेरा जो जितना अनुभव है एक पत्रकार के तौर पे, मैंने देखा है कि ऐसे मामलों में न्याय जब जनता सड़क पर उतरती है, न्याय जब जनता जब सरकार को घेरती है, न्याय तभी मिलता है जब सरकार को पकड़कर उन्हें मजबूर किया जाता है न्याय के लिए, तभी होता है। मुझे कतई आशा नहीं है कि ये सरकार जो है जयपुर की जनता को न्याय दिला पाएगी, इसलिए जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, जनता को अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार पर दबाव बने, नहीं तो मुझे कतई भी आशा नहीं है कि तो कहीं आप भी ये कह रहे हैं जयपुर कि जो के अभी आगे आने लोग, वाला इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, उसमें जनता को खड़ा होकर बताना पड़ेगा कि आपने ये गलती की है, ये कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है वो काफी दूर है। जनता को आज जी खड़ा होना चाहिए, जनता जी को तो अगली सरकार का वेट ही नहीं करना चाहिए, इसी सरकार को मजबूर कर देना चाहिए कि किसी भी तरह से वो इस जयपुर की जनता को कैसे भी न्याय दिलाए, इसके लिए मजबूर करे आज जनता जयपुर की। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी। देखिए दीपक जी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तथ्यों के आधार पर बरी किया है, अब उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब आप हाई कोर्ट में नहीं कर पाए? लापरवाही आपकी रही। और देखिए हाई कोर्ट ने जब कहा है, डीजीपी को कहा है और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि इसकी जांच कीजिए दोबारा और करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा, तो अब गंभीर मामला है। अब इसलिए मुख्यमंत्री जी परेशान तो इसलिए कि हम जाएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट? जाएंगे तो वहां न्याय, अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच, देखिए ये सिंगल बेंच का था ही नहीं, खंडपीठ का फैसला है, और उन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं और जिस प्रकार का फैसला दिया है, उससे लगता है कि हम हार भी अभी सकते ये हैं सुप्रीम सरकार कोर्ट इस में स्थिति में जाकर। आज नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई कर पाके करके लोगों को न्याय दिला पाएगा, यही आप कहना चाहते हैं कुल मिलाकर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सही, लेकिन हम जी वहां सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा कैसे, जब हाई कोर्ट ने तथ्य दिए वो तो सामने एग्जैक्टली रखे जब जाएंगे। हाईकोर्ट में और केस कर पाए तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में कहां से लाके करेंगे? उनका मनसा ही नहीं उनके है सबूत इकट्ठी उनके करना, वकील इस नहीं, लोगों को उनके न्याय वकील तो दिलाना, बड़े उनका आएंगे। मनसा ही नहीं है। हमारे राजस्थान सरकार इतने बड़े वकील खड़े करेगी नहीं करेगी पता नहीं। यहाँ तो देखिए पेशियों में अगर डबल एजी जाता ही नहीं था, 18 पेशी में नहीं गया, लापरवाही तो बढ़ती गई ना। बड़ी राज्य है, इतना बड़ा सरकार है, एक वकील खड़ा करना सरकार के लिए बड़ी बात नहीं होता है। नहीं, ये होता वकील है तो पॉलिटिकल विल, लीडरशिप कैपेसिटी, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है। तो समय हो गया है, मैं अपना दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारा तीनों अतिथि, जो कि वरिष्ठ एक पुलिस अधिकारी है अनिल जी और प्रताप जी, लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने रिपोर्टिंग किए हैं, उस घटना को उन्होंने खुद सामने रिपोर्ट किया है और उन्होंने यह भी बताया कि गवर्नर साहब ने कहा हमने खून का जवाब खून में देंगे, और श्याम जी ने हमको ये बताया कि किस तरह से बेपरवाही किया है, किस तरह से केयरलेसनेस, कैसे द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज टोटली इनसेंसिबल इन दिस इंसिडेंट। तो हम अपना व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, वन होप्स कि अगर जनता जागेगा तब प्रेशर डालेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, हो सकता है अशोक गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में आके सीनियर एडवोकेट्स को एंगेज करके जनता को न्याय दिलाएगा। नहीं तो इस घटना के लिए लोगों को फिर से लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। असेंबली इलेक्शन आएगा, नया सरकार आएगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। मुझे यही लगता है। आज का चर्चा हम यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रताप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।